यहाँ पर ठाकुर जी और सब रास करते हैं। राधा जी, ठाकुर जी, ग्वाल बाल गोपियां सब रास कर रहे हैं। अब रास करते करते ठाकुर जी, राधा जी कुछ ग्वाल बाल थक जाते हैं तो कोने में आकर खड़े हो जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। बात करते करते अचानक ठाकुर जी की दृष्टि राधा जी के गले पर जाती है। उन्होंने गले में एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना हुआ था। किसका हार? जोर से और जोर से। मोतियों का। तो मोतियों का हार पहना हुआ था। अब राधा जी नित नए नए हार पहनकर आती थी रोजाना। वो वृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो वो रोज नए नए हार पहनकर आती, कभी हीरे का, कभी सोने का, कभी किसी का, कभी किसी का। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। ठाकुर जी को बड़ा सुंदर लगा तो वो हाथ बढ़ाते हैं आगे उस हार को देखने के लिए। अब यहां ठाकुर जी हाथ बढ़ा रहे हैं, राधा जी ने विचार किया थोड़ा विनोद किया जाए, थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, अच्छी बात है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, राधा जी पीछे हट गए। ठाकुर जी पूछते हैं कि आप पीछे क्यों हट रहे हो? राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, बहुत मूल्यवान है। अब महाराज मजाक मजाक थोड़ा ज्यादा ही मजाक हो गया। राधा जी ने बड़ी बात कह दी। राधा जी ने कहा, ये इतना मूल्यवान है कि अगर नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए ना तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी। ठाकुर जी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। अब कई दिन हो गए ठाकुर जी रास करने नहीं आ रहे। राधा जी को लगा कि मैंने तो मजाक किया था, तो नाराज हो गए, क्या किया जाए। अब वो भी रास करने नहीं आ रही, दिन भर रो रही है घर पर। वृषभानु जी पूछते हैं, लाडली जी क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई बात हुई क्या? मुझे बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? पर जितना पूछो वो और जोर जोर से रोने लग जाए। अब नारद जी आते हैं एक दिन घर पर। वृषभानु जी आदर सत्कार करते हैं। फिर नारद जी ने कहा कि आप चिंतित लग रहे हैं। वृषभानु जी ने कहा, क्यों ना करूं चिंता, कई दिन हो गए हैं राधा कुछ नहीं बता रही, केवल रो रही है, केवल रो रही है। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी जब बेटी बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना कि विवाह योग्य हो गई है। आप इनका विवाह करवा दीजिए। अच्छा किससे कराएं? अच्छा लड़का भी तो चाहिए कोई। नारद जी ने कहा, आपके दोस्त है ना नंद राय जी, उनका छोरा कृष्णा, मानते थोड़ी चोरी करता है पर तो माखन की चोरी करता, और शादी हो जाएगी तो सुधर जाए। कई बार हम कहते हैं ना कोई लड़के बड़े बदमाश होते हैं, तो शादी करवा दो, जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। तो नारद जी ने भी यही कहा कि शादी करवा देते। अब और सबसे बड़ी बात है कि पहचान के घर में बेटी जा रही है, आपके मित्र हैं, कुछ हुआ तो आप मित्र से कुछ भी बेझिझक कह सकते हैं कि भाई राधा को ये चीज अच्छी नहीं लग रही या उसे ये दिक्कत हो रही है, जान पहचान का घर है। वृषभानु जी ने कहा, बात तो सही है और लड़का भी अच्छा है, देखा दिखाया है, ठीक है। तो एक पत्र लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको स्वीकार है तो आप स्वीकृति पत्र वापस भेजिएगा। उसके साथ वृषभानु जी 108 खोमचे तैयार करते हैं। खोमचे किसे कहते हैं? जो थाल होते हैं शादी ब्याह में, सब में कुछ ना कुछ रखा गया, किसी में वस्त्र, किसी में जेवरात, किसी में मिठाइयाँ, किसी में कुछ। एक थाल बच जाता है, एक खोमचा बच जाता है, तो उसमें वृषभानु जी मोती भर देते हैं। ये सारे खोमचे नंदराय जी के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं, राधा देखी दिखाई अच्छी लड़की है।
अब यहाँ ठाकुर जी को जब बात पता चलती है तो आसपास घूम रहे हैं वो, तुरंत से जाकर तो नहीं कह सकते, पर कनखियों से देख रहे हैं कि ससुराल से क्या क्या आया है। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अब यहाँ पर नंद बाबा वो खोमचे खाली कर रहे हैं, तो मोतियों वाला खोमचा पड़ा था। ठाकुर जी आते हैं, एक मुट्ठी मोती भरते हैं हाथ में, चले जाते हैं। नंद बाबा उस खोमचे के पास आते तो मोती पहले से कम लग रहे हैं। तो सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने कहा घर में चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए क्या? ठाकुर जी ने कहा हाँ उठाए। आज पहली बार मान गया, नहीं तो नट देता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। कैसी खेती? बोले घर के पीछे, अभी तक तो पेड़ भी लग गए होंगे। नंद बाबा ने कहा देखो कहाँ है पेड़, और पीछे जाते तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। नंद बाबा ने कहा इतने मोतियों का करेंगे क्या? बोले 108 के खोमचे सबके सब मोतियों से भर के भेजो। ठाकुर जी महाराज बात अच्छी नहीं लगी उन्हें वो वाली, तो कहते जितने खोमचे उन्होंने तो एक भेजा, आप सबके सब मोतियों से भर के भेजो। नंद बाबा ने कहा अच्छी बात है, सारे खोमचे मोतियों से भर के भेजे जाते हैं स्वीकृति पत्र के साथ कि हमें रिश्ता मंजूर है। अब राधा जी एक बार के लिए प्रसन्न हो जाती है कि स्वीकृति पत्र आ गया, मतलब नाराज नहीं है। हंसते हंसते आती है, देख क्या आया है ससुराल से। पहले खोमचे से कपड़ा उठता है, मोती, दूसरे से मोती, तीसरे से मोती, चौथे से मोती, हर जगह मोती। अब तो और जोर जोर से रोने लग जाती है, मुझे दिखाने के लिए भेजा गया है कि हमारे पास भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो महाराज ना भोजन कर रही है, ना कुछ कर रही है, सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ रो रही है। ब्रजभानु जी चिंतित हो जाते हैं, तो एक ऐलान करते हैं कि ब्रज में के राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, केवल रो रही है, तो जो भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बरसाने से पहुंचते पहुंचते बात वृंदावन तक पहुंचती है। कितना ही नाराज हो, प्रेम तो करते हैं, मन विचलित हो जाता है। भोजन नहीं कर रही, रो रही है, उदास है, क्या करें? अब पर सीधे सीधे तो नहीं जा सकते, वरना कहेगी कि देखो आ गए मनाने मुझे, जरा सी बात पहुंची नहीं कि मैं उदास हूं तुरंत आ गए। बलदाऊ भैया कह देंगे ये चला जोरू का गुलाम, यहाँ रिश्ता पक्का नहीं हुआ कि ये इसकी हरकतें शुरू हो गई। तो क्या करें? सीधे सीधे तो नहीं जा सकते, लेकिन उसे उदास भी नहीं देख सकते। यशोदा मैया पे ध्यान जाता है, एक तरकीब सूझती है। मैया के कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी लेते हैं, पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, और माता की जितनी चूड़ियां थी वो सारी चूड़ियां एक झोले में भरकर बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं, आवाज लगाते हुए चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। कितनों को यहाँ ठाकुर जी से चूड़ियां चाहिए, हाथ उठाना। क्या बात है। तो महाराज यहाँ ठाकुर जी, रुक्मणी जी राधा जी को मनाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लेकर आते हैं।